नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम बाबू प्रजापत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में ओम के नियम और प्रतिरोधों की निर्भरता के ऊपर चर्चा की थी और हमने उस पाठ के अंदर, उस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें हमने तार की लंबाई पर निर्भरता पड़ी। इसके बाद हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता पड़ी, फिर हमने पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता पड़ी, फिर ताप पर निर्भरता पड़ी। आज हम इस क्लास में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध तथा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आज हम इन दोनों टॉपिकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और विस्तार से इन सब बातों को समझेंगे कि निकाय का प्रतिरोध क्या होता है और इससे इसका मान कितना होता है। तो आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। तो देखिए, अपना पहला टॉपिक रहेगा प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध से तात्पर्य है कि हम जो भी प्रतिरोध तार होते हैं उन प्रतिरोध तारों को हम किस प्रकार से संयोजित कर पाते हैं और किन किन रूपों में उनका संयोजन कर सकते हैं, उसी और उनको संयोजन करने के पश्चात जो परिपथ प्राप्त होता है उस परिपथ का जो तुलनात्मक प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है वो कितना होता है। तो ये सब हम आज निकालेंगे। और सबसे पहली बात हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि प्रतिरोधकों के निकायों को प्रतिरोधकों के निकायों को प्रतिरोधकों के निकायों को मुख्य रूप से दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है? दो प्रकार से। कैसे कैसे? तो पहला हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। जबकि दूसरा क्या हो जाएगा? समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल में। तो देखिए, दो प्रकार से हम संयोजित कर सकते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। किसकी बात करेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो जाएगा? देखिए, यदि किसी विद्युत परिपथ में हम दो या दो से अधिक प्रतिरोध तार लेते हैं और उन तारों को हम परिपथ में एक के बाद एक निश्चित क्रम में उनको हम जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा भी यही हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर परिभाषा भी यही हो जाएगी, यदि किसी परिपथ में विद्युत परिपथ में
यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को, प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध तार ही होता है, क्या होता है, तो देखिए दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक ही क्रम में संयोजित किया जाए तो प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक ही क्रम में संयोजित किया जाए तो प्राप्त संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आगे चलते हैं और हम लिखते हैं यदि हम तीन प्रतिरोधक क्रमशः R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में संयोजित करें, श्रेणी क्रम में संयोजित करें तो परिपथ आरेख बनाते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहां पर एक परिपथ आरेख बनाते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये प्लस, ये माइनस। ये मैंने तीन प्रतिरोधक बना दिए हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए इधर यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं और ये हो जाएगा धारा नियंत्रक। क्या हो जाएगा, धारा नियंत्रक। प्रतिरोधक R1, प्रतिरोधक R2, प्रतिरोधक R3। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, I। यहां भी बना देते हैं I, यहां भी बना देते हैं I और यहां भी बना देते हैं I। देखिए लेकिन एमीटर हमने लगा दिया है, विद्युत धारा इसमें एक समान रूप से प्रवाहित होगी, अर्थात विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन कहाँ होगा उसको देखते हैं। तो ये आपका विद्युत सेल हो गया है,
ये बल्ब हो गया है, ये कुंजी के हो गई है। आगे बात समझ में। अब विभवांतर नापने के लिए क्या चाहिए, वोल्टमीटर। तो विभवांतर यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध तार के सिरों पर लगाया जाएगा। देखिए ये वो विभवांतर वोल्टमीटर हो गया। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। और यहाँ पर भी एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। तो देखिए तीनों प्रतिरोधकों में जो विभवांतर है वो एक में V1 हो जाएगा, दूसरे में V2 हो जाएगा और तीसरे में V3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। क्यों? क्योंकि तीन प्रतिरोधक है, तीनों के सिरे अलग अलग है। अगर तीनों के सिरे एक ही होते तो हमें एक ही वोल्टमीटर लगाने की आवश्यकता रहती, परंतु यहाँ पर तीन तीन अलग अलग प्रतिरोधक है तो तीनों के सिरे अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 वोल्टमीटर लगाए हैं। तो प्रत्येक जो प्रतिरोधक है उन पर विभवांतर प्रत्येक के सिरों पर अलग अलग प्राप्त होगा। पहले R1 प्रतिरोधक पर V1 विभवांतर प्राप्त होगा, R2 पर V2 विभवांतर प्राप्त होगा और R3 पर V3 विभवांतर प्राप्त होगा। तो यह आपका जो श्रेणी क्रम संयोजन का, मैं नीचे लिख देता हूं ये किसका है, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन है ये, एक मिनट, सबसे पहले मैं चित्र को एडजस्ट कर लेता हूं एक बार। देखिए चित्र है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए एक बार हम फिर से विद्युत परिपथ चित्र को देख लेते हैं। हमने सर्वप्रथम इसमें विद्युत सेल बनाया, विद्युत सेल से हमने विद्युत धारा प्रवाहित की धनायन से ऋणायन की ओर। सबसे पहले एमीटर लगा दिया, एमीटर लगाने के पश्चात हमने 3 प्रतिरोधक तार इसमें जोड़े। पहला प्रतिरोधक तार R1, दूसरा R2, तीसरा R3। ठीक है, इसके अंदर देखिए R1, R2 और R3 तीनों के सिरे अलग अलग है, इसलिए तीनों अलग अलग सिरे हैं तो तीनों पर 3 वोल्टमीटर यहाँ पर संयोजित किए गए हैं। कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में। तो देखिए पहले R1 प्रतिरोधक पर V1 विभवांतर प्राप्त होगा, R2 पर V2 विभवांतर और R3 पर V3 विभवांतर यहाँ पर प्राप्त होगा। और देखिए यहाँ पर ये जो तीर के निशान है इनमें क्या है, I अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहां भी देखिए क्या है, यहां भी क्या है, I प्रवाहित हो रही है और यहां भी क्या है, I प्रवाहित हो रही है। तो देखिए और हम देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध तार में भी विद्युत धारा क्या है, I। प्रत्येक प्रतिरोधक में भी विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, अर्थात विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि इसमें जो विभवांतर है प्रत्येक प्रतिरोधक में जो सिरे हैं वो अलग अलग है और प्रत्येक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी अलग अलग है, अर्थात R1 पर V1 है, R2 पर V2 है और R3 पर V3 है। तो हम यहाँ पर इनके जो विभवांतर क्या है, तुल्य विभवांतर की तुलना करते हैं। तो आगे हम अगली स्लाइड में लिखते हैं कि दिए गए
दिए गए विद्युत परिपथ दिए गए विद्युत परिपथ का तुल्य विभवांतर और तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा यहाँ पर V, पूरे जो परिपथ है उस परिपथ का विभवांतर क्या हो गया V हो गया। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमने ओम के नियम में पढ़ा था V बराबर क्या होता है IR होता है। V बराबर क्या होता है IR। तो आगे लिखेंगे ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। और ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम कहता है कि V बराबर क्या होता है IR। V बराबर क्या होता है IR। तो देखिए यहां पर V की जगह क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर V बराबर IR है तो V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1 हो जाएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2 हो जाएगा, V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3 हो जाएगा। और हम इन चारों के मान कहां रख देंगे, तुल्य विभवांतर में रख देंगे। तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे कि V की जगह हो जाएगा IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I का मान क्यों नहीं बदला, क्योंकि हमने विद्युत परिपथ में पहले ही पढ़ा है कि प्रत्येक सिरे पर जो विद्युत धारा का मान है वो हमेशा समान रहेगा। यदि परिवर्तन मान किसमें होगा तो किसमें होगा, विभवांतर में। तो देखिए IR बराबर क्या हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां पर ये तो IR हो गया, परंतु इन तीनों में I कॉमन आ रहा है, तो हम I कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और देखिए बराबर में I से I कट गया, तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण नंबर 1 हम लिख देंगे। अतः समीकरण एक परिपथ का कैसा प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है। कैसा प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि विद्युत परिपथ में जो विभवांतर है वो भिन्न भिन्न आ रहा है, इसलिए पूरे विद्युत परिपथ का जो विभवांतर हो जाएगा, तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमने देखा कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर तो IR होता है। जब V बराबर IR होता है तो R1 पर V1 क्या हो जाएगा IR1 हो जाएगा, V2 IR2 हो जाएगा और V3 IR3 हो जाएगा। और इन चारों के मान हमने कहां रखे, तुल्य विभवांतर में रख दिए, तो हमें IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्राप्त होता है। यहाँ पे I कॉमन आता है और I से I कट जाता है, इसलिए R बराबर क्या बचता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जो क्या है श्रेणी क्रम संयोजन का जो समीकरण एक परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में। अब यहाँ पर ये जो सूत्र व्युत्पन्न हुआ है ये सूत्र कहाँ काम आएगा, तो देखिए इस पाठ में से भी कुछ अंकित प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आपको मिलेगा कि कोई भी दो प्रतिरोधक आपको दे देंगे और कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, या फिर इसमें विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, या पहले प्रतिरोधक पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, या दूसरे प्रतिरोधक पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक में से बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करके बताया है। आगे चलते हैं हम और अगले संयोजन की बात करते हैं जिसका नाम होगा समांतर या पार्श्व क्रम
संयोजन समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो प्राप्त संयोजन समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए, यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो प्राप्त संयोजन समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए, आगे हम लिखते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोधक क्रमशः R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में संयोजित किए जाए। समांतर क्रम में संयोजित किए जाए तो क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसका परिपथ आरेख बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे विद्युत सेल E, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस। इसके पश्चात हम यहाँ बनाएंगे एमीटर प्लस और माइनस। फिर आगे चलते हैं, हम यहां से हम तीन प्रतिरोधक जोड़ते हैं। तो देखिए,
ये यहां से 3 प्रतिरोधक हमने बिल्कुल इसके पार्श्व क्रम में अर्थात समांतर क्रम में संयोजित कर दिए हैं। सबसे पहले R1, उसके बाद R2। देखिए सबसे पहला हो जाएगा R1, दूसरा हो जाएगा R2 और तीसरा हो जाएगा R3। तीसरा क्या हो जाएगा? R3। आगे चलते हैं और इस प्रकार से आगे जाके ये धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ तैयार करता है। फिर यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ कुंजी आ जाएगी। कुंजी के पश्चात हम इसको किससे जोड़ देंगे? धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इनके नाम लिखते हैं। तो ये तो कुंजी K हो गई, ये बल्ब B हो गया, और यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I, यहाँ भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I। ये धारा नियंत्रक हो गया RH। एक चीज और यहाँ पे ऐड करनी होगी। देखिए इसके दोनों ये जो तार जो प्रतिरोधक जो संयोजित किए जा रहे हैं, इनमें प्रतिरोधकों में जो प्रतिरोधक संयोजित किए जा रहे हैं, इनका विभवांतर, इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यदि ज्ञात करना है तो यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा? वोल्टमीटर भी जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर आएगा वो समान आएगा। क्या प्राप्त होगा? बिल्कुल समान। क्यों? क्योंकि तीनों के सिरे एक ही स्थान पर संयोजित हो रहे हैं, इसलिए विभवांतर तीनों का क्या रहेगा? समान। परंतु समांतर क्रम संयोजन में हम देखेंगे कि R1 प्रतिरोधक में, किसमें? R1 प्रतिरोधक में विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है? I1। जबकि R2 में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I2। जबकि R3 में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I3। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर विद्युत धारा क्या हो जाएगी? परिणामी विद्युत धारा I हो जाती है, और इस प्रकार से यहाँ भी विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से देखिए यह आपका समांतर क्रम संयोजन का परिपथ चित्र तैयार होता है। एक बार इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए चित्र का नाम लिख देते हैं। चित्र किसका है? ये चित्र है प्रतिरोधकों का, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। कैसा संयोजन? प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। अब यहां पर हमने पहले श्रेणी क्रम में एक चीज पढ़ी थी कि वहां पर विभवांतर तीनों प्रतिरोधकों के अलग अलग आ रहे थे, अर्थात R1 प्रतिरोधक का V1 आ रहा था, R2 का V2 और R3 का V3। उसी प्रकार हम देख रहे हैं इस परिपथ आरेख में R1 प्रतिरोधक में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि R3 में I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात विद्युत धाराओं का मान यहाँ पर बदल रहा है। तो हम पूरे विद्युत परिपथ की जो तुल्य विद्युत धारा है, कुल विद्युत धारा है, नेट विद्युत धारा है, वो ज्ञात करते हैं। तो वो क्या हो जाएगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं परिपथ की कुल विद्युत धारा, कुल, या फिर इसको हम लिख देते हैं परिणामी विद्युत धारा, परिणामी विद्युत धारा क्या हो जाएगी? देखिए विद्युत धारा यहां पर हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और हम देखते हैं ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से
और जब ओम के नियम से हमने देखा तो V बराबर क्या होता था, IR। क्या होता था, IR। हमें तो I का मान चाहिए, तो R का पक्षांतर करेंगे तो V बटे R बराबर क्या हो जाएगा, I। V बटे R बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहां से I बराबर V बटे R हो गया। इसी प्रकार I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1। V क्यों नहीं बदला, क्योंकि विभवांतर इसमें समान आएगा। तीनों ही प्रतिरोधकों में जो विभवांतर का मान है वो क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार हम बात करें I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2। I3 बराबर हो जाएगा V बटे R3। और इन चारों का मान यदि हम परिणामी विद्युत धारा में रखें तो यहाँ पर V बटा R बराबर हो जाएगा V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। और देखिए इन तीनों में ही V कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, V। तो V बटा R बराबर हो जाएगा V ब्रैकेट 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और देखिए V से V यहाँ कैंसिल हो जाता है। और आगे हमें जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त होता है वो ये होता है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे। अतः समीकरण 1 समांतर क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या है, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। किसका सूत्र है, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। तो यहां पर हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से तुल्य प्रतिरोध के सूत्र व्युत्पन्न कर लिए हैं। पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र था वो निकाला था, वो था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हमें प्राप्त हुआ है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इसके साथ ही हमारा जो प्रतिरोधकों के निकाय का जो प्रतिरोध है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। और इससे हमें ये प्राप्त होता है कि प्रतिरोधकों के निकाय में श्रेणी क्रम संयोजन का जो प्रतिरोध है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध होता है वो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्राप्त होता है। इसके साथ ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट अगला टॉपिक हम यहाँ पर डालते हैं जिसका नाम है विद्युत शक्ति। क्या नाम है, विद्युत शक्ति। क्या होती है विद्युत शक्ति, तो देखिए किसी भी जो भी विद्युत उपकरण होते हैं उन विद्युत उपकरणों द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च की जा रही है, अर्थात विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात वह युक्ति या उपकरण कितनी ऊर्जा को कार्य में बदल रहा है या कार्य में बदलने की क्षमता ही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर यदि विद्युत शक्ति की हम परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगी, देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एकांक समय में
एकांक समय में किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। यदि हम इसके सूत्र की बात करें तो विद्युत शक्ति का, इसे एक मिनट यहां पर एक लाइन लिख देते हैं। इसे P से व्यक्त किया जाता है। इसे P से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? P से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, यदि इसे P से व्यक्त करेंगे हम, तो विद्युत शक्ति P बराबर हो जाएगा W/T। क्या हो जाएगा? W/T। और हम यदि विभवांतर से ज्ञात करें तो W बराबर क्या होता है? परंतु, वैसे सूत्र तो क्या हो गया? W/T, परंतु W बराबर होता है VQ। W बराबर क्या होता है? VQ। तो यहां पर मान रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा VQ/T। और Q/T का मान क्या होता है? I। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? Q/T। तो यहां पर लिखेंगे P बराबर VI। क्यों? क्योंकि I बराबर क्या होता है? Q/T। और देखिए, Q/T की जगह हमने क्या लिख दिया है? I। तो P बराबर क्या हो गया है? VI। ये सूत्र अपना आगे जाके काम आने वाला है। तो यहां से P बराबर VI विद्युत शक्ति का सूत्र स्थापित हमने कर लिया है। वैसे तो P बराबर W/T होता है, जहां पर यहां लिख देता हूं मैं, जहां W किया गया कार्य है और T क्या है? एकांक समय। T क्या है? एकांक समय है। आगे बात समझ में? तो यहां पर देखिए, विद्युत शक्ति का सूत्र आया P बराबर VI। अब आगे हम बात करते हैं कुछ विशेष बातें इसके बारे में। विद्युत शक्ति का मात्रक, क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो जूल बटा सेकंड, या हम कहें वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। इसी प्रकार विद्युत शक्ति का मात्रक भी क्या होगा? वाट। शक्ति जहां भी प्रयोग होगी वहां पर मात्रक क्या होगा? वाट। कारण क्या है? तो कारण है कि सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार यदि किसी वैज्ञानिक ने किया था तो उसका नाम था जेम्स वाट। उस जेम्स वाट के याद में ही, उनको सम्मान देने के कारण ही विद्युत शक्ति या अर्थात शक्ति का मात्रक क्या रखा गया? वाट रखा गया। आगे बात समझ में? तो विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और हम ये जानते हैं कि विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक होता है हॉर्स पावर, या हम कहें अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये आपको पता होना चाहिए कि विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक होता है अश्व शक्ति। क्या होता है? अश्व शक्ति अर्थात हॉर्स पावर, HP जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक HP का मान कितना होता है? 746
वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। यदि हम वाट की बात करें और हम लिखें 1 किलोवाट, क्या लिखें? 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का मान कितना हो जाएगा? देखिए जहां किलो लग जाता है उसका मतलब होता है हजार, तो यहाँ पर 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। कितने वाट हो गया? 1000 वाट। जबकि अगर 1 मेगावाट की बात करें, किसकी बात करें? 1 मेगावाट की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा 10 लाख वाट। कितने वाट? 10 लाख वाट, या हम कहें 10 की घात 6 वाट। इसको लिखेंगे तो 10 की घात 3 वाट। आगे समझ में? ये तो हो गया विद्युत शक्ति। अब देखिए, यदि कोई भी विद्युत उपकरण यदि विद्युत शक्ति रखता है तो वो विद्युत शक्ति रखने वाला उपकरण यदि विद्युत के द्वारा यदि वह संयोजित होता है तो कुछ न कुछ विद्युत ऊर्जा वहां पे वो नष्ट करता है। तो हम बात करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा। देखिए, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति ये अलग टॉपिक है, जबकि विद्युत ऊर्जा एक अलग टॉपिक है। और इसके बारे में हम यदि लिखें तो क्या लिखेंगे? यदि P शक्ति का कोई विद्युत उपकरण यदि P शक्ति का कोई विद्युत उपकरण T समय तक कोई विद्युत उपकरण में T समय तक यहाँ पर इसको लिखते हैं, यदि P शक्ति के कोई विद्युत उपकरण में T समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके द्वारा निवेशित कुल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो यहां पर सूत्र हम लिख देंगे इसका कि विद्युत ऊर्जा बराबर P गुणा T, अर्थात शक्ति और समय का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? खर्च की गई विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। परंतु यहां से विद्युत शक्ति को, जो विद्युत ऊर्जा जो खर्च की जाती है, उसको ज्ञात करने का एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में यूनिट। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा किसमें? यूनिट में अगर निकालनी हो तो उसका सूत्र होता है P गुणा T बटा 1000। P गुणा T बटा 1000, ये किसका सूत्र हो गया? विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो गया। किसमें? यूनिट में। यदि आपसे कोई पूछे कि एक बल्ब जो 100 वाट का बल्ब यदि प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो एक माह में वह कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा? यूनिट में ज्ञात कीजिए। तो वहां पर आपको इस सूत्र को काम में लेना है कि P गुणा T बटे 1000 बराबर यूनिट, जो भी है यूनिट। वैसे एक
एक यूनिट का मतलब होता है, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, हिंदी में लिख देता हूं किलोवाट, किलोवाट घंटा, KWH। आपने देखा होगा सामान्य भाषा में विद्युत, जो घरों में जो घरेलू परिपथ होते हैं उनमें जो विद्युत मीटर लगाए जाते हैं, उन विद्युत मीटरों में कभी देखना वहां पर जो आपके यूनिट आते हैं वो KWH के रूप में ही आते हैं। किसके रूप में आते हैं? KWH के रूप में ही दिखाई देते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, यदि किसी उपकरण की हमें विद्युत ऊर्जा निकालनी हो कि वह कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च कर पाता है, तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे? P गुणा T बटे 1000, P गुणा T बटे 1000 वाला सूत्र काम में ले लेते हैं। इसके साथ ही अपना विद्युत शक्ति का टॉपिक कंप्लीट होता है और अब अपना लास्ट टॉपिक चलता है जिसका नाम है, देखिए जिसका नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसका? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। उससे पहले आपको मैं समझा देता हूं कि तापीय प्रभाव होता क्या है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे उपकरण जो जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वे ऊष्मा उत्पन्न करने लग जाते हैं। क्या उत्पन्न करने लग जाते हैं? ऊष्मा। जैसे कि विद्युत हीटर, विद्युत हीटर, साथ में पानी गर्म करने का जो गीजर होता है उसको भी हम इसी के अंदर लेते हैं। और इसके अलावा निमज्जन छड़, आप लोग नहीं जानते, निमज्जन छड़ नाम नहीं सुना होगा, परंतु इसका उपयोग प्रत्येक घर में किया जाता है सर्दियों के समय में। निमज्जन छड़ होती है पानी करने की, जो रोड आप लोगों ने देखी होगी कि एक रोड आती है पानी की, लगभग 250-300 रुपए की आती है। जब हम उसको पानी से भरी बाल्टी में रख देते हैं और उसे विद्युत से कनेक्ट कर देते हैं तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि पानी उबलने लग जाता है। तो वो जो छड़ होती है, रोड जिसे हम बोलते हैं, वो रोड क्या होती है वास्तव में, इसका नाम क्या होता है? निमज्जन छड़। तो उस निमज्जन छड़ है वो भी किसका उदाहरण है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे उपकरण जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपूर्ण विद्युत धारा को किसमें बदल देते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं। इस प्रकार के उपकरणों में कौन सा प्रभाव लागू होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं कि क्या लिख देते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध वाला, उच्च प्रतिरोध वाला तार संयोजित कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, लिख देते हैं तार जोड़ दिया जाए तो इसमें प्रवाहित होने वाली, तो इसमें प्रवाहित होने वाली संपूर्ण विद्युत धारा, संपूर्ण विद्युत धारा ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इस घटना को
इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। देखिए क्या होता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में हम उच्च प्रतिरोध वाला तार, उच्च प्रतिरोध का मतलब है कि उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा तार यदि हम जोड़ देते हैं तो उसमें से प्रवाहित जो विद्युत धारा है वो संपूर्ण विद्युत धारा किस में बदल जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे में क्या क्या लिखेंगे? जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे हीटर। आप लोगों ने देखा होगा कि हीटर के अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, एक तार की स्प्रिंग लगी होती है। वो स्प्रिंग एक कोने से शुरू होती है, इस तरह से जिगजैग करती हुई दूसरे कोने के पे आके संयोजित रहती है। तो पूरे परिपथ को वो जोड़ के रखती है, उसका प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है। तो जैसे उसमें अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने पर वो जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल लाल हो जाती है, उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाती है, साथ ही कुछ प्रकाश भी वो उत्पन्न करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो जितनी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है सारी की सारी प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा में तो उतना मात्रा की होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा में वो बदल जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऐसे हीटर के अलावा हम बात करें विद्युत इस्त्री। इस्त्री का मतलब जानते हो? इस्त्री का मतलब होता है आयरन प्रेस। कपड़ों पर जो इस्त्री की जाती है उसकी बात हो रही है, इस्त्री की बात नहीं हो रही, इस्त्री की बात हो रही है। ठीक है, इस्त्री के पश्चात हम बात करें गीजर, पानी गर्म करने का। अक्सर बाथरूम में देखा होगा गीजर लगा होता है, गर्म पानी चालू करते ही बटन ऑन करते ही गर्म पानी आने लग जाता है। वैसे हीटर, इस्त्री, गीजर और गीजर के साथ ही टोस्टर, माइक्रोवेव, आदि किसके उदाहरण है? तापीय प्रभाव के, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उदाहरण है। अब हम इसके पश्चात हम बात करते हैं, यदि हम कोई ऐसा स्रोत लें जिसकी कोई विद्युत शक्ति है और उस विद्युत शक्ति में कुछ समय के लिए उसे हम विद्युत धारा प्रोवाइड करें तो उसके द्वारा जो उसमें ऊर्जा है वो क्या होगी? तो देखिए हम लिखते हैं यदि किसी विद्युत स्रोत की विद्युत शक्ति P है तथा उसमें T समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो निवेशित विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए निवेशित विद्युत ऊर्जा हो जाएगी H बराबर P गुणा T। H बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा T। क्या हो जाएगा? P गुणा T। H बराबर P गुणा T। परंतु हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है?
P बराबर होता है VI। हमने विद्युत शक्ति में पढ़ा है P बराबर क्या होता है, VI हो तो P बराबर क्या हो, P बराबर VI हो तो H बराबर हो जाएगा VIT। क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा VIT। H बराबर क्या हो गया, VIT। परंतु हम एक बात और जानते हैं, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। और ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, IR होता है। तो H बराबर हो जाएगा IR गुणा IT। जब इनको गुणा करेंगे तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT जो यहां से क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में ऊष्मीय ऊर्जा का मान है। तो हम लिखेंगे यहां समीकरण एक ऊष्मीय ऊर्जा का मान है। अतः इसे जूल का क्या कहते हैं, तापन नियम कहते हैं। अतः इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। और तापन नियम के अनुसार इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं, तो हम बात करते हैं इसके निष्कर्षों की, कि जूल के तापन नियम के अनुसार इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिए यहां से पहला निष्कर्ष निकलता है कि जो H ऊष्मीय ऊर्जा है उसका मान विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिखेंगे H समानुपाती I स्क्वायर। H समानुपाती क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसका कथन भी लिख सकते हैं कि मैं मौखिक रूप से बता देता हूं, H का मतलब होता है ऊष्मीय ऊर्जा। अर्थात जूल के तापन नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ की ऊष्मीय ऊर्जा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा कि इसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो प्रतिरोधक में उत्पन्न प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। तो H समानुपाती R। और तीसरा इसका जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो इसमें विद्युत उपकरण में लगे समय के भी अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात H समानुपाती T। ये तीन निष्कर्ष हमें इस जूल के तापन नियम से प्राप्त हुए हैं, जो मैंने आपको मौखिक रूप से व्याख्या करके भी बता दिए हैं। तो यह आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कंप्लीट होता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, विद्युत धारा में एक टॉपिक और बचता है जिसका नाम है फ्यूज तार। और इसका नाम तो आपने सुना होगा, परंतु वर्तमान समय में जो एमसीबी है, उसके कारण से फ्यूज तार का प्रचलन कम हो गया है। प्राचीन काल में फ्यूज तार का प्रचलन काफी अधिक हुआ करता था और उसके अंदर क्या करते थे, हम फ्यूज तार लेते थे और उसको परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ देते थे, जिससे जब कोई विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती थी, अनावश्यक वृद्धि हो जाती थी, तो वो फ्यूज तार पिघलकर टूट जाता था, जिससे परिपथ रुक जाता था और कोई भी हानि या आग लगने का खतरा नहीं होता था। आजकल ये स्थान किसने ले लिया है, एमसीबी ने ले लिया है। हम फ्यूज तार की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात इसके अंदर क्या ध्यान रखनी है आपको, फ्यूज तार के अंदर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्यूज तार जूल के तापन नियम
फ्यूज तार जूल के तापन नियम का ही एक उपयोग है, का ही एक उपयोग है। आगे बात समझ में, फ्यूज तार जूल के तापन नियम का ही क्या है, एक उपयोग है, अर्थात एक निश्चित गलनांक तक हमें फ्यूज तार लगाते हैं। यदि उस गलनांक से अधिक यदि ताप बढ़ता है तो फ्यूज तार पिघलकर टूट जाता है। दूसरी बात हम इसके अंदर क्या ध्यान रखेंगे, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि फ्यूज तार किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है, जिसका गलनांक उच्च हो। देखिए, फ्यूज तार क्या होता है, एक ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक कैसा हो, उच्च हो। और इसके अंदर हम लेते हैं जैसे और जैसे में हम नाम लिखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर अर्थात तांबा। इसके अलावा हम इसके अंदर कॉपर हो गया, आयरन यानी लोहा, और लोहे के अलावा लेड यानी सीसा, और शीशे के अलावा बस, ठीक है, आदि। इस प्रकार से फ्यूज तार ऐसी किसी धातु का बना होता है या मिश्र धातु का बना होता है जो ताप बढ़ने पर, वैसे तो उसका गलनांक उच्च होता है, परंतु यदि उस गलनांक से भी अधिक ताप बढ़ जाता है तो फिर वो पिघलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ रुक जाता है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट इसके अंदर देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, यह परिपथों या उपकरणों की अनावश्यक रूप से, यह परिपथों या उपकरणों की अनावश्यक रूप से प्रवाहित उच्च विद्युत धारा से सुरक्षा करता है। और एक विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये फ्यूज तार की कुछ विशेषताएं मैंने बताई है कि फ्यूज तार जूल के तापन नियम का एक उपयोग है, और यह ऐसी धातु या मिश्र धातु का बना होता है जिसका गलनांक कैसा हो, उच्च हो, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या लेड।
और यह परिपथों में जो अनावश्यक उच्च विद्युत धारा होती है उस उच्च विद्युत धारा से किसकी सुरक्षा करता है, परिपथों की और विद्युत उपकरणों की सुरक्षा करता है। साथ ही यह किस में कहा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि यह 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर तथा 10 एम्पियर क्षमता का हो सकता है। आगे बात समझ में, तो देखिए जो फ्यूज तार होता है उसमें विद्युत धारा की जो क्षमता होती है, सहन करने की जो क्षमता होती है वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर या 10 एम्पियर तक होती है। यदि इस मात्रा से विद्युत धारा, यदि कोई फ्यूज तार मान लो 5 एम्पियर की क्षमता का है और उस विद्युत उपकरण में 5 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा यदि प्रवाहित हो रही है तो ऐसी स्थिति में फ्यूज तार पिघलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ का संयोजन रुक जाता है और कोई भी हानि होने का खतरा या आग लगने का खतरा नहीं होता है। तो फ्यूज तार वैसे परिपथ में बहुत ही उपयोगी है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये आपका फ्यूज तार का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके साथ ही अपनी क्लास का भी समय हो गया है कि क्लास को विराम दिया जाए और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको एक नए टॉपिक के साथ में और एक नए जोश के साथ में आपके सामने फिर से वापस उपस्थित होना है। तो इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।